ठीक है, प्ले हो गया। जैसा कि आपको पता है हम ऑफलाइन क्लासेस में साधारण ब्याज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एस डी यादव बुक से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर दो मेथड का यूज़ करेंगे। पहला तो हम फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे जो कि हम करते आए हैं लगातार। ये मेथड हम प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन सभी के अंदर लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर एस डी यादव की टाइप 1 हम लें, पहला सवाल ले टाइप 1 का पहला सवाल। टाइप 1 का पहला सवाल अगर हम लेते हैं, इसके अंदर दे रखा है कि रुपये 3000 जो हमारा पी है वो 3000 रुपये है और रेट दे रखा है 20% रेट पे। टाइम आपका दे रखा है 3 ईयर दे रखा है, नहीं 2 ईयर। टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहले हम इसे फ्रैक्शन मेथड से बताते हैं और फ्रैक्शन मेथड में क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, तो इस बारे में ध्यान दें। अगर हम रेट को फ्रैक्शन में लिखें 20% को, तो लिखते हैं 1/5। ठीक है, अगर आपको ये फ्रैक्शन का मतलब है 5 पे 1 बढ़ रहा है, 20% रेट से बढ़ने का मतलब है 5 पे 1 बढ़ रहा है। तो 2 साल की बात कही है तो 2 बार हम लिखेंगे, 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। अगर हम 25 रुपये लगाते हैं तो वो हमें 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? 36 रुपये। ये हमारा होता है पी। यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है ये निकल के आता है पी, और जो ये निकल के आता है हमारा ये अमाउंट निकल के आता है। ठीक है, अमाउंट आप लोग भी समझते रहना, ठीक है, वीडियो पे ध्यान दो कहीं। ठीक है, अमाउंट कितना निकल के आ जाता है? 36। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने कितने रुपए लगाए हैं। हमने 25 रुपये तो नहीं लगाए, हमने लगाए हैं कितने? 3000 रुपये। तो बस इस 25 को 3000 बनाना है। 25 को 3000 बनाने के लिए अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 100 बन जाएगा। और अगर इसमें 30 से और गुणा कर दें तो आपको नहीं लगता ये 3000 बन जाएगा? ठीक है, अगर ये 3000 बन जाएगा तो यहाँ पर भी हम गुणे 4 और गुणे 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 4320। अब इस मेथड की खासियत क्या है और कमियां क्या हैं? जैसे अगर इस मेथड की बात करें तो हम इससे डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको अमाउंट दे रखा है तो हम अमाउंट से पी पे निकाल सकते हैं। अगर आपको पी दे रखा है तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, और हम इसके साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, CI। हम देखें कि इसके अंदर, अगर हम देखें कि इसके अंदर गैप कितने का है, 25 लगाए थे 36 मिले, तो कितने ज़्यादा मिले? तो आप कहोगे 11 ज़्यादा मिले। तो हमने 25 तो लगाए नहीं है, हमने कितने लगाए हैं? 3000। 3000 बनाने के लिए हमने किससे गुणा किया है? 30 गुणे 4 यानी 120 से गुणा किया है। तो अगर इसके गैप में 120 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इससे केवल 3 ही चीज़ निकाल सकते हैं, P, A और CI। इन तीनों में से एक चीज़ दे रखी होगी, 2 चीज़ हम निकाल सकते हैं। या तो P दे रखा होगा तो कंपैरिजन A से कर लेंगे, यदि A दे रखा है आपको तो आप किससे कंपैरिजन कर लें? P से कर लें। कोई ना कोई एक वैल्यू जो इसमें कंपेयर की जा सकती है। तो इसके अंदर केवल P, A और CI ही निकाला जा सकता है। अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ट्री मेथड होता है। उसके अंदर ख़ास बात यह है कि उसके अंदर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हमसे पूछ लें केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो हम नहीं बता सकते केवल दूसरे साल का ब्याज। हम दोनों साल का एक साथ बता सकते हैं, केवल दूसरे साल का ब्याज नहीं बता सकते। तो दोनों मेथड ही आने चाहिए। ये मेथड क्या है? इंस्टेंट लगाना है, तुरंत आपने लगा दिया। और अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया है इन 3 के अलावा तो आपको ट्री मेथड लगाना पड़ेगा। अब ट्री मेथड की बात कर लेते हैं। ये पहला मेथड जो है कि आपका फ्रैक्शन मेथड था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरी मेथड के अंदर हम फ्रैक्शन और ट्री मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है? ट्री मेथड। ट्री मेथड, ट्री मेथड के अंदर हमें पता है कि P हमारे पास कितना था? 3000 था। R कितना था हमारे पास? 20% था। और ईयर कितने था? टाइम जो हमारा था वो था 2 ईयर।
तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ट्री मेथड के अंदर, ट्री मेथड के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, पी कितना है 3000। अब 3000 पे फर्स्ट ईयर डाल दिया और सेकेंड ईयर डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर इस पे 20% मिलेगा, ठीक है, इस पे 20% मिलेगा। पहली बात तो आपको तो पता ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में एक ही ब्याज प्रॉपर चलता रहता है हर साल वही। जैसे अगर 5% है तो पी पर ही 5% प्रॉपर लगता रहेगा आगे सालों तक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। तो इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितना ब्याज लगा। 3000 पे अगर 20% हम ब्याज निकालें तो कितना ब्याज हो जाएगा, 3000 का 20% यानी 600 रुपया। 3000 का 20, एक जीरो गायब करेंगे 10% हो जाएगा, और दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो हम एक जीरो गायब करते हैं, ये 10%, 2 से गुणा करी 600, यानी इसका ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये पहले साल, और इस पर ही दूसरी साल भी ब्याज लगेगा, वो भी 600 रुपये हो जाएगा। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 20% के रेट से, तो कितना हो जाएगा इसका 20%, फिर ऐसे निकालेंगे, एक जीरो छुपा दिया 10% हो गए। 60 का 20 से गुणा, 60 में जैसे एक जीरो छुपाते हैं 10% हो जाता है, तो 10 के अंदर 2 से गुणा कर देंगे तो 20% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 ब्याज। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये CI हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या खासियत है और उसमें क्या खासियत थी, दोनों अलग अलग हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अलग अलग है। जैसे अगर आपसे पूछ लेता केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो आप पहले वाले मेथड से नहीं लगा पाते, इसी मेथड से केवल दूसरे साल का ब्याज बता पाते। तो ट्री मेथड दूसरे साल का ब्याज, CI SI का डिफरेंस, ये सब किससे नहीं लगा सकते, ये सब आप ट्री मेथड से ही बता सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, हम CI SI का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और दूसरे या तीसरे साल का अगर हमसे पूछा जाए ब्याज तो वो भी निकाल सकते हैं। और आपको P भी मिल रहा है, आप A निकाल सकते हैं अमाउंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल ब्याज कितना हो गया 1320, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 1320 रुपये। अब 1320 रुपये हो गया, ये आपका P है, और आपको A चाहिए तो A बराबर 3000, अमाउंट कितना हो जाएगा 3000 ये और 1320 ये, यानी कुल मिला के कितने हो जाएंगे 4320, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आपसे केवल ब्याज पूछता, CI पूछता, तो आप कहते 1320, ये आपका क्या हो जाता CI हो जाता है। अगर आपसे ये पूछता कि केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा केवल 600 और 120 720, ये कम। अब दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं। जिस मेथड में, जिस टाइप के सवाल में जो मेथड अच्छा हो और जल्दी आंसर आए, उस मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं इसके। दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये दे रखा है, P बराबर 1000 रुपये लगाते हैं। रेट कितना है आपका 10%, रेट कितना है आपका 10%, ठीक है। रेट कितना, P है 10,000 है, ठीक है। रेट कितना है 10%, और टाइम जो है हमारा पास 3 ईयर है, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर है। तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमसे सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है, CI पूछ लिया है, सीधे सीधे हमें क्या बताना है CI बताना है। तो आपको करना है बस इसे फ्रैक्शन में लिखना। 10% को क्या लिखते हैं 1/10, तो 10 था कितना हो गया 11 हो गया, 10 था कितना हो गया 11 हो गया, 10 था कितना हो गया 11 हो गया। इसे 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल दे रखा है। अगर 2 साल देता तो 2 बार लिखते, अगर 4 साल देता तो 4 बार लिखते। फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यदि हमारे पास 1000 रुपये होते तो हमारे कितने रुपए मिलते 1331। अमाउंट कितना हो जाता है, ये हमारा P होता है और यह हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है 1331। तो आप देखो आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, तो आप कहोगे 331 रुपये मिल रहे हैं जब हम 1000 रुपये लगाते हैं। जब हम 1000 रुपये लगाते हैं तो हमें 331 रुपये मिलते हैं। लेकिन हम 1000 तो लगा नहीं रहे, हम कितना लगा रहे हैं, हम केवल 10,000 लगा रहे हैं। तो हमें एक जीरो ही लगाना है। जैसे ही जीरो इधर बढ़ाएंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, और जीरो इधर बढ़ाएंगे तो हमें अमाउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप लोग लगाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
टाइप 2 पे चलते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 पे है गुना पर आधारित, गुना पर आधारित सवाल। सीआई और एसआई में गुना पर आधारित सवाल बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। एसआई में तो आपने देखे थे बड़ी आसानी से हम लोग लगा देते थे, हम ये चेक करते थे कितने साल में हमारा कितना % बढ़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को वहाँ तक ले जाते थे। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में तो और भी आसान हो जाता है। जैसे कि एक सवाल देखते हैं, पहला ही सवाल लगाते हैं, कह रहे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, 3 गुना। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो कह रहे धन कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। धन कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा है 9 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, 9 हो जाएगा कितने वर्ष में। तो कुछ नहीं करना है, गुना जो दे रखा है आपको उसकी पावर में से लिख लेना है। जैसे 3 गुना दे रखा है और यहाँ 9 है, तो इसकी पावर में से हम इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और इस 2 की ईयर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा। तो 3 × 2 यानी इस 2 की अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितने साल। तो 6 साल में ये कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो 6 साल में क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप आसानी से लगा सकते हैं। बस एग्ज़ाम के टाइम ये गड़बड़ मत कर देना कि एसआई के कॉन्सेप्ट सीआई में लगा बैठो और सीआई के कॉन्सेप्ट एसआई में लगा बैठो। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि अगर इसी सवाल को हम कहें कि अगर ये एसआई के अंदर आता, ये मान लिया एसआई के अंदर आता, ये सवाल एसआई के अंदर आता, तो आपको पता है कि कितने वर्ष में कितना। 3 गुना का मतलब क्या होता है, 1 + 2, 1 आपने लगाया, 2 बढ़ गया। तो 2 बढ़ा है, ये एसआई में बता रहे हैं। 2 बढ़ा है कितने साल में, 3 साल में बढ़ रहा है 2। अब 9 गुने में बढ़ने के मतलब 1 तो आपका लगा हुआ होगा और 8 आपको मिलेगा। तो 8 बनाने के लिए सीधे 4 इधर से गुणा करेंगे, 4 इधर से गुणा करेंगे, यानी 12 साल के अंदर आपका कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 8 आपको मिल जाएगा। तो कितने साल लगेंगे, 12 साल। ये एसआई में था। और सीआई में इसका अलग है, हमें पावर में चेंज करना पड़ता है, दोनों में डिफरेंस है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं में करते हैं, सीआई को एसआई में लगा देते हैं और एसआई को सीआई में लगा देते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल भी देख लें, इसके ज़्यादा सवाल नहीं लगाएंगे, आसान सवाल है। दूसरा सवाल देखें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना, 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना। तो कह रहे हैं कितने वर्ष के अंदर यह है 8 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा है 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है बस इसे 2 की पावर में 8 को लिखना है। तो आप कहोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा। अगर इस 3 की हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। 5 दिया 15 वर्ष। तो ये सवाल आप आसानी से कर लेंगे और सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले टाइप पे सवाल चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 पे जाने से पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कि अगर जो भी ब्याज लगता है, आपको तो पता है, जैसे कि अगर 100 रुपये हमने लगाया है चक्रवृद्धि ब्याज पे, रेट चल रहा है 10%, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 110। अब जो 10% लगेगा वो पिछली जो धनराशि हो गई है, आपका अमाउंट जितना हुआ है उस पे लगेगा 10%। तो अब कितना हो जाएगा, 121%। इसका 10% 11 होगा और 11 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। तो आपको ये पता चला है कि कोई भी धनराशि अगर रेट की बात करें तो पिछली वाली राशि पे रेट लग के आगे बढ़ के आई होगी। ठीक है, तो अगले सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लगातार कंसेक्यूटिव ईयर होंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पिछली राशि पर ही आपका रेट लगा होगा जो लगा होगा कंसेक्यूटिव ईयर में। अगर ईयर में गैप है
तो अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर हाँ, जैसे पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जाता है। 2 वर्ष में बोल रहे हैं 672 हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिख रहा है। ठीक है, 6 वर्ष में 272 हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है 714। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 714। तो कह रहे हैं रेट ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसान है, आप बताओ ये और ये साल एक साथ कंसेक्यूटिव ईयर नहीं है, 2 के बाद 3 आता है। अब इसके ऊपर जो भी ब्याज लगा होगा तभी तो ये 714 हुआ होगा। तो हम चेक करते कितना ब्याज लग गया। आप बताओ 714 और 672 है और 714 हो गया, तो कितना ब्याज लग गया? तो आप कहोगे 2 और 11 में से 7 गया 4, तो आपका 42 ब्याज लग गया, 42 रुपये। तो 42 रुपये आपका ब्याज लगा। ये लगा किस पे? लगा तो इस पे है ना, क्योंकि रेट इस पे लगा हुआ है। तो इस पे लग के 42 बढ़ के आ गया। तो 672 पे 42 रुपये बढ़े तो हमें परसेंटेज निकालनी, तो हम क्या कर देंगे गुणे 100। आपकी परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। तो इसे काट लेते हैं। 7 से 7 छिंग 42, 7 निम 63 और कितना बचेगा 7 छिंग किससे 7 निम 63, हाँ 7 छिंग 42। 6 से और भी कट सकता है। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और इसे काटेंगे 16 से जब काटेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 साई 1/4% रेट। तो इसके अंदर कंसेक्यूटिव ईयर है, कुछ नहीं करना होता है। देखते पिछली वाली धनराशि से ये कितना बढ़ गया है। ठीक है, हमने देखा 42 बढ़ गया और बढ़ा किस पे 672 पे। 672 पे 42 बढ़ा है। डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 6 साई 1/4%। ऐसे ही एक और सवाल लगाते हैं इसके और इसके बाद फिर इसे छोड़ देते हैं। इसमें आपको रेट ही पूछा जाएगा, इसमें आपसे रेट ही पूछा जाएगा। जैसे कि दूसरा सवाल उठाते हैं। एक धनराशि साधारण नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800। कह रहे 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 800। 3 ईयर में कितने रुपए हो जाते हैं 800 रुपये। और बाद में बोल रहे हैं कि 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाते हैं। 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं 840 रुपये। तो आप देखें कि जो भी ब्याज लगा होगा इसके ऊपर लगा होगा। तो आप देखो कितने बढ़ गए, तो आप कहोगे 40 बढ़ गए। तो 40 बढ़ गए, कितने पे बढ़ गए? तो 800 पे 40 बढ़ गए। गुणे 100 कर दिया, आपके सामने आंसर। ये से 1 8 5 40, 5% का रेट चल रहा है। तो आपका रेट कितना आ जाएगा 5%। इसमें बस आपसे रेट ही पूछेंगे कि रेट क्या है। ठीक है, आपको हर बार रेट ही निकालना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले टाइप पे सवाल करते हैं जिसके अंदर ईयर का गैप हो। जिसमें ईयर का गैप हो तो उसको कैसे किया जाता है, तो उन सवालों को भी करते हैं। कंसेक्यूटिव ईयर में रेट आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, टाइप 3 का बी टाइप है। ये टाइप 3 का ही जो भी था वो ए था, अब ये बी टाइप है जिसमें ईयर में गैप हो जाए। क्या हो अगर ईयर में गैप हो जाए? जैसे कि इनका पहला सवाल लगाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं इसे कैसे लगाया जाता है डिटेल के साथ। तो इन्होंने कहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 3600 रुपये हो जाता है। 2 वर्ष में 3600 रुपये। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 5184 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर याद करें। रेट यहाँ पे भी बताना है हमें। पहले तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें और इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लें। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर आपको रेट और टाइम निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है, तो आप स्क्वायर या क्यूब पर ही निर्भर करेंगे। जितने साल होंगे उस पर निर्भर करेंगे। जैसे कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n के T लिख देते हैं टाइम। ठीक है, T। तो अगर हम इस फार्मूले की बात करें और अगर आपको A दे रखा हो, P दे रखा हो और T दे रखा हो, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट कैसे लगाते हैं? ये फार्मूला है, इसको शॉर्ट करके हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो A/P हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर कितना हो जाएगा T।
ये हो जाएगा। अब इसी के अंदर ये वैल्यू पुट करें तो आप देखोगे ए कितना हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट की तरह काम करेगा और ये हमारा पी होगा, क्योंकि जो धनराशि बढ़ी है वो इस पे बढ़ी है और ये अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट की जगह हम कितना लिखेंगे, 5184 और पी की जगह 3600। और आपको टाइम तो बता रखा है, कितने साल का है गैप आप खुद ही देख लो, 2 वर्ष का गैप है। तो ये तो आपका P अपॉन ये अपॉन P हो गया। अब बराबर के लगाएंगे हम, 1 + R निकालना है अपॉन 100 की पावर 2। तो आपको खुद पता चल गया कि वही वहाँ पे जो T है 2 वो इधर आके अंडर रूट में आएगा। जब अंडर रूट में आएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि हमें करना क्या है, बस टाइम को चेक करना है और अमाउंट को ऊपर रख के पी को नीचे रखें। अगर क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा, पावर 4 है तो 4 पे रूट लग के आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटा दे, क्या हो गया, इरेज कर दें यहाँ से थोड़ा सा। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। यानी डायरेक्ट हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें इसे डायरेक्ट सवाल को लगाना होता तो हम सीधे 514/3600 का अंडर रूट करते हैं। यानी कि हमें 2 साल है तो अंडर रूट करना, अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट करते हैं। तो डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि किसके किसके स्क्वायर हैं। स्क्वायर निकालने तो आपको आते होंगे, हमने सिखाए भी थे, पूरी एक क्लास स्क्वायर की थी। तो आप देखें कि ये किसका स्क्वायर है, डायरेक्ट देखें तो ये 60 का स्क्वायर है, और ऊपर देखें तो ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये 72 का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये 72 का स्क्वायर है तो आप इधर समझें 72 का स्क्वायर है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। उधर हमारा क्या चल रहा है, 1 + R/100। अब उधर पे ध्यान नहीं देना, सीधे ये चेक करो कि 60 पे कितना बढ़ा। सीधे सीधे ये चेक करो 60 पे कितना बढ़ा। तो आप कहोगे 12 बढ़ा 60 पे, गुणा 100 जैसे ही कर देंगे आपको परसेंटेज मिल जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी रेट कितना चल रहा है, 20%। ऐसा नहीं कि आप इसे सॉल्व करने लगो, ये मत करना, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आपको आर इधर ले जाना, 100 से गुणा करना, ये सब चीज़ रहेगी। उससे अच्छा है आप यहीं पे चेक कर लो 60 पे कितना बढ़ा कि 72 हो गया। आप कहोगे 12 बढ़ा 60 पे। ये करना तभी है जब अंडर रूट या क्यूब रूट टाइम के अकॉर्डिंग हम इसे निकाल दें। उसके बाद जो वैल्यू आई उसमें चेक करेंगे 60 पे 72 हुआ, यानी कितना बढ़ा, 60 पे 12 बढ़ा। 60 पे 12 बढ़ा मतलब कितने परसेंट बढ़ा, 20%। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है SD यादव का, एग्जाम्पल है। एक धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 3 ईयर बाद हो जाती है 133100। और दूसरा दे रखा है कि वही धनराशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 161051 रुपये हो जाते हैं। तो कह रहे हैं रेट ज्ञात करें, कितना रेट चल रहा है। आप पहले ही चेक कर लो कि कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात हमें अंडर रूट करना ही करना है। तो सीधे सीधे हम वैल्यू लेंगे, अब पूरी फार्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे वैल्यू ले। हम लिखे 161051 और डिवाइड करें किससे, 133100, क्योंकि ये हमारा P है और ये हमारा क्या होगा, A है। ये हमारा अमाउंट की तरह काम करेगा और ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो डायरेक्ट जो भी रुपया बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, इस वाली वैल्यू पे बढ़ा है, 1331 पे। तो जो भी रेट लगा है वो इसी पे लगा है। तो और ईयर कितने हैं, 2 साल का गैप है। तो बस हमें अंडर रूट निकालना है इनका, छोटी वाली वैल्यू नीचे जो कि P की तरह काम करेगी और A वाली ऊपर, सीधे ये करना है अंडर। क्यूब होता तो क्यूब करते, 3 साल का गैप होता तो क्यूब करते, यहाँ पे 2 साल का गैप है तो सीधे सीधे अंडर रूट लगाना है, यानी इसमें अंडर रूट लगाना है। अब आपको दिख रहा है इसके अंदर ये 11 का क्यूब है,
इसका मतलब अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 11 फंसा रह जाएगा, 2 जीरो में से 1 10 तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन 11 एक फंसा रह जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 11 से कटेगी ही कटेगी। तो अगर हम इसे 11 से काटें तो कितना आ जाएगा 12100। अगर ऊपर 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, 5 11 चौक 44 और 6 11 चौक 44, कितना बचेगा 6 एक 7, 11 छेंगे 66 और 4 5 11 चौक 44, 11 एकम 11, कुछ ये वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू बचेगी कटने के बाद ये वैल्यू बचेंगी। अब आपको अंडर रूट में चेक करना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो हमने पहले ही सिखा रखे हैं कि कौन से स्क्वायर कहाँ है। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये कितने का स्क्वायर है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये 110 का स्क्वायर है। भाई 121 का 11 आ जाएगा और 100 का 10 आ जाएगा, 110 का। और ऊपर वाले की बात करें ये किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 121 का स्क्वायर है। तो ये कितने का है 121 का स्क्वायर है। अब यहीं पे आप चेक कर लें कि कितना बढ़ा 110 पे। 110 से 121 हो गया तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे भाई 11 बढ़ गया। और किसने पे बढ़ा 110 पे बढ़ा है, ठीक है, 110 पे बढ़ा है। तो रेट निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आया, 1/10 मतलब 10%। दिख रहा है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत छोटा सा हो रहा हो, ठीक है, 10%। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई कितना बढ़ा 100 पे, आप देखो 110 पे कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है। भाई यहाँ से चेक करो 110 पे कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है 110 पे, गुणा 100 लगाते ही परसेंटेज आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितने परसेंट आंसर 10% आंसर। तो रेट हमारा निकल के आ गया। अब आपको सारे सवाल इसके लगाने हैं और कल की क्लास के अंदर अगले टाइप हो जाएंगे और उससे अगली क्लास के अंदर जो भी आपके सवाल होंगे वो यहाँ पे करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अब जो क्वेश्चन आपसे ना लगे उसे लगाएं, ठीक है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब